पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक और एसएमई आईपीओ आ चुका है। आरएफबीएल फ्लेक्सीपैक आईपीओ कंपनी फूड, फार्मा और होम केयर इंडस्ट्रीज के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ एक एवरेज एसएमई लिस्टिंग प्ले, और सिर्फ 6 एम्प्लॉयज वाली कंपनी पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल्स ओवरव्यू, वैल्यूएशन, स्ट्रेंथ और रिस्क, और साथ में जानेंगे कंपनी के आईपीओ की पूरी डिटेल। और फिर जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही स्क्रीन पर दी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट वीडियो और फाइनेंशियल मार्केट के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। आरएफबीएल फ्लेक्सीपैक लिमिटेड, जिसकी शुरुआत जुलाई 2005 में हुई थी। कंपनी मेनली प्रिंटेड मल्टी लेयर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे प्लास्टिक फिल्म रोल्स, फ्लेक्सिबल पाउचेस, लेमिनेटेड पैकेजिंग फिल्म। ये प्रोडक्ट मेनली यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, होम केयर प्रोडक्ट्स में, एफएमसीजी पैकेजिंग में। आज के टाइम पर पैकेजिंग इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है, क्योंकि हर प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव और सेफ पैकेजिंग की जरूरत होती है। अब समझते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल कंप्लीटली B2B बेस्ड है, यानी आरएफबीएल डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट नहीं सेल करती है, बल्कि इंडस्ट्रीज और बिजनेस को सप्लाई करती है। कंपनी कस्टमाइज पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जहां क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैकेजिंग डिजाइन और मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है। आरएफबीएल मल्टी लेयर प्लास्टिक फिल्म बनाती है, जो प्रोडक्ट को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है, प्रोडक्ट सेफली मेंटेन करते हैं, सेल्फ लाइफ इंप्रूव करता है। कंपनी एडवांस मटेरियल यूज करती है, जैसे BOPP फिल्म्स, CPP फिल्म्स, लेमिनेटेड फिल्म्स। ये मटेरियल पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं। अगर हम कंपनी के एडिशनल बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस भी करती है। ये प्रोडक्ट ट्रेड करती है वोवल फैब्रिक पैकेजिंग मटेरियल, पॉलिस्टर, लेमिनेटेड फिल्म, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पैकेजिंग फिल्म। इससे कंपनी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करती है। अब बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिम्मतनगर गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हब माना जाता है, जो लॉजिस्टिक और रॉ मटेरियल सोर्सिंग के प्रोस्पेक्टिव से पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग से 37.63%, तो वहीं ट्रेडिंग से 62.37% का रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया का पैकेजिंग इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है राइजिंग एफएमसीजी डिमांड, फूड डिलीवरी ग्रोथ, फार्मा इंडस्ट्री एक्सपांशन, ऑर्गेनाइज रिटेल ग्रोथ। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सेगमेंट स्पेशली डिमांड में है, क्योंकि ये लाइट वेट और कॉस्ट एफिशिएंट होता है। अगर कंपनी अपने क्लाइंट और प्रोडक्ट कैपेसिटी को इंक्रीज करती है तो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब अगर हम इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग की बात करें तो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल प्रेजेंस। कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जहां पर फूड, फार्मा और होम केयर, इससे सिंगल इंडस्ट्री डिपेंडेंसी कम होती है। नंबर 2 पर आता है कस्टमाइज पैकेजिंग सॉल्यूशन, जहां पर कंपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट जनरली लॉन्ग टर्म सप्लायर रिलेशनशिप प्रेफर करता है। नंबर 3 पर आता है इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग नेटवर्क भी है, जिससे कंपनी ब्रॉडर कस्टमर बेस से सर्व करती है। नंबर 4 पर आता है ग्रोइंग पैकेजिंग डिमांड। पैकेजिंग सेक्टर इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडस्ट्री माना जाता है। हर आईपीओ के साथ कोई ना कोई रिस्क होता है, वैसे ही इस आईपीओ के साथ भी कुछ रिस्क है, जिसमें नंबर 1 पे है एसएमई आईपीओ रिस्क। ये एक एसएमई आईपीओ जो वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी रिस्क काफ़ी हाई हो सकता है। नंबर 2 पर आता है स्मॉल एम्प्लॉय। कंपनी के पास नवंबर 2026 तक सिर्फ 6 एम्प्लॉय है। ये पॉइंट इन्वेस्टर्स को कंसर्न दे सकता है रिगार्डिंग ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी। नंबर 3 पर आता है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। पैकेजिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी काफ़ी स्टेब्लिश्ड प्लेयर प्रेजेंस है। कॉम्पिटिशन फ्यूचर मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 4 पर आता है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन। प्लास्टिक और पॉलीमर बेस्ड रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर
मई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है। 14 मई तक खुला रहेगा। 19 मई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाला है। शेयर है 47 से 50 रुपीज़ का। प्राइस बैंड तो 35.33 करोड़ का आईपीओ साइज, जहां पर 35.33 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट्स में 3 लाख रुपीज़ के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो बिजनेस एक्सपेंशन को इंडिकेट करती है। साथ ही पेट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इबिटा में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आई है, जिससे कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए दिखी है। कंपनी के नेटवर्थ में 5x से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, तो वही रिजर्व्स भी 2x से ज़्यादा इंक्रीज हुए, जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथिंग का पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न भी है, कंपनी की बोरोइंग में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर बोरोइंग को रिजर्व से कंपेयर किया जाए तो डेब्ट लेवल काफ़ी हाई साइड पर नज़र आता है। ये फ्यूचर में कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर इंटरेस्ट कॉस्ट या रीपेमेंट बर्डन इंक्रीज होता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के डेब्ट लेवल पर भी क्लोजली नज़र रखना इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां RFBL फ्लेक्सीपैक लगभग 116.58 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर कंपनी के रिटर्न रेशो पर नज़र डालें तो नंबर्स काफ़ी डिसेंट और बैलेंस दिखाई देते हैं। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 19.26% है। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.26% है। ये रेशो इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने कैपिटल और शेयर होल्डर्स फंड का रीजनेबली इफिशिएंट यूज़ कर रही है। साथ ही कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.80 का, जो बताता है कि कंपनी में लिवरेज का यूज़ हो रहा है। हालांकि डेब्ट लेवल एक्सेसिवली हाई नहीं लगता, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ और कैश फ्लो स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.57% भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, जो शेयर होल्डर्स के प्रोस्पेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। कंपनी का पेट और इबिटा परफॉर्मेंस भी डिसेंट दिखाई देता है, जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को और इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन मैट्रिक्स की, जहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू 3.72 का है, यानी एसएमई सेगमेंट के हिसाब से ये वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम साइड पर कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि कंपनी का ईपीएस कंपैरेटिवली लो नज़र आता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में पीई रेशियो काफ़ी रीजनेबल और अट्रैक्टिव दिख रहा है, जिस वजह से ओवरऑल वैल्यूएशन कंप्लीटली ओवर एक्सपेंसिव नहीं लगती है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन मॉडरेट प्राइस नज़र आती है, जहां ग्रोथ पोटेंशियल और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को बैलेंस करके देखा जा सकता है। अब अगर RFBL फ्लेक्सीपैक की पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वैल्यूएशंस और रिटर्न रेशियो के बेसिस पर कंपनी कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जहां पर RFBL फ्लेक्सीपैक का EPS 5.13 का है, जो पीयर्स के कंपैरिजन में स्लाइटली हायर दिख रहा है। वहीं उमा कन्वर्टर का EPS 1.33 का, जबकि सबर फ्लेक्सी का 0.37 का है। कंपनी का PE 9.75 का है, जो दोनों लिस्टेड पीयर के कंपैरिजन में लोअर है। उमा कन्वर्टर का 14.47 का, तो सबर फ्लेक्स का 13.92% का है। इसका मतलब यह हो सकता है कि RFBL फ्लेक्सीपैक कंपैरेटिवली रिजनेबल वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो 60.18% तक नजर आ रहा है। ये पीएस के कंपैरिजन में काफ़ी हायर है, क्योंकि उमा कन्वर्टर का 3.66 और सबर फ्लेक्स का 2.12 का है। ओवरऑल पीयर कंपैरिजन के बेसिस पे देखें तो RFBL फ्लेक्सीपैक प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशो के प्रोस्पेक्टिव से स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आती है। साथ ही लोअर पी रेशो वैल्यूएशंस को भी कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को एसएमई रिस्क, स्केलेबिलिटी और डेब्ट पोजीशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर और लीड मैनेजर की। प्रमोटर एनालिसिस की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर हैं कुंजित महेश भाई पटेल और रूपाया ट्रेडबीज लिमिटेड। पॉजिटिव साइड पर कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाई है, जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूशंस को सपोर्ट करता है, लेकिन डीआरएचपी में कुछ कंसर्न भी हाईलाइट हुए हैं। टैक्स और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग, एमसीए फाइलिंग में डिले, कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन इरेगुलरिटीज, साथ ही कंपनी का रिलेटेड पार्टी डिपेंडेंसी और प्रमोटर फंडिंग सपोर्ट भी नोटिसेबल है। ओवरऑल प्रमोटर प्रोफाइल मिक्स नज़र आती है, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन गवर्नेंस रिस्क भी प्रेजेंस है। अब बात करते हैं इस कंपनी के लीड मैनेजर की। आईपीओ का लीड मैनेजर है ग्रो हाउस वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये एसएमई आईपीओ सेगमेंट में
एक्टिव मर्चेंट बैंकर है और मल्टीपल एसएमई इश्यूज हैंडल करता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टर्स को सिर्फ जीएमपी नहीं बल्कि फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, लिस्टिंग, लिक्विडिटी, इन सब फैक्टर्स को भी क्लोजली इवेल्यूएट करना चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 12.41 करोड़ यानी न्यू प्लांट, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के लिए उपयोग होगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 17.76 करोड़, जहां पर डेली बिजनेस ऑपरेशन और ग्रोथ सपोर्ट के लिए फंड्स का उपयोग होने वाला है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब बिजनेस एक्सपेंशन और कॉर्पोरेट नीड्स के लिए फंड यूटिलाइज किया जाए। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल ग्रे मार्केट में इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन हल्की प्रीमियम साइड पर नजर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ ओरिएंटेड दिख रहे हैं, लेकिन इसकी डेप्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। ओवरऑल मार्केट अभी वोलेटाइल है और एसएमई आईपीओ मार्केट में सिलेक्टिव आईपीओ को छोड़ दे तो बहुत एग्रेसिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए फिलहाल सिलेक्टिव आईपीओ में ही इन्वेस्ट करना एक समझदारी भरा डिसीजन होगा और उन आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स बेहतर हो, जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी हो, बिजनेस मॉडल अट्रैक्टिव हो और रेवेन्यू मॉडल स्ट्रॉन्ग हो। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि मेरे किसी भी डिसीजन पे आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना। अपना डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले खुद की रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करें कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने वाले हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।